वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12th से। एक टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में बच्चे कुछ बच्चे होते हैं प्रॉब्लम फेस करते हैं, कुछ के लिए इजी भी होता है। तो अभी तक जो हम लोग अपने वीडियोस में टॉपिक्स कवर कर रहे थे वो CS, CA एंड CMA से रिलेटेड थे, लेकिन अब से हम लोग कॉमर्स पे और इकोनॉमिक्स पे काफी सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, अकाउंट्स पे भी पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक है इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये मैंने आपके लिए पहले से ही पका पकाया सब कुछ ग्राफ बना के रखा है। ठीक है, तो मैं इस ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करूंगी और इनकेस आपको कोई भी और टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं और सारे टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी, छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी लेकिन आपके लिए बनाऊंगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, टाइम वेस्ट ना करके सीधा ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ पे पहले बता देते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाई, जो भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है जितनी, ठीक है, और जितनी हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है, जब वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इक्वल हो जाती है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो एक ग्राफ में समझाती हूँ आपको। आपकी ये ISC बुक में भी दिया होगा, CBSE बुक में भी दिया होगा, किसी भी बुक में दिया होगा। और यहाँ पे टॉपिक समझने से मतलब है, ये समझने से मतलब नहीं है कि ये कौन सी बुक में दिया है, किधर दिया है। ठीक है, अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप किसी भी बुक से देखो, ग्राफ सेम ही रहता है, बदलता नहीं, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अब ये ग्राफ समझा देती हूँ। तो पहले तो हम लोगों ने ये यहाँ पे क्वांटिटी मेजर करते हैं, मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी मेजर करते हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो देख लेते हैं, ये हमारा जो आपका गिवन है, ये इधर ये ओरिजिनल प्राइस गिवन है। मैं कट रही हूँ लेकिन आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी है, ग्राफ समझना है। तो मैं जैसे समझा रही हूँ आपको बस वही समझना है, आप समझते रहो। ये आपका ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ है और ये आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी दी हुई है। इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये तो यहाँ पे जो E है ना, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस इज व्हाट, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये क्या है हमारा S कर्व। S कर्व जो बच्चे समझदार हैं उनको पता चल गया होगा, S डिनोट्स सप्लाई कर्व। ओके, यहाँ पे ये D डिनोट कर रहा है। D हियर रिफर्स टू डिमांड। ठीक है, अब मैंने आपको अभी थियोरेटिकल पार्ट में समझाया था कि जब डिमांड और सप्लाई मिलते हैं किसी पॉइंट पे तो वो इक्विलिब्रियम हो जाता है। अब ये डिमांड DD मिला, जहां पे सप्लाई मिला वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि यहाँ पे आपकी ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर ये प्राइस P से P1 हो जाएगा, प्राइस P से P1 हो जाएगा, यानी कि प्राइस हमारा जो है वो प्राइस बड़ा है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो, जब आपका प्राइस बढ़ता है, तो मैं सप्लायर हूँ, पहले तो मैं सप्लायर हूँ। ठीक है, मैं टमाटर बेचती हूँ, टमाटर नहीं, चलो कुछ भी ले लो कि कुछ भी मैं सेल करती हूँ। जब पहले मैं उसको 5 रुपए में बेचती थी, ठीक है, अब मैं उसका प्राइस बढ़ गया है 15 रुपए, तो मैं बेचना चाहूंगी कि कम करना चाहूंगी? ऑब्वियसली मैं ज्यादा बेचना चाहूंगी। ऑन द अदर साइड कंज्यूमर वो कम में खरीदना चाहता है। यानी कि अगर हम सप्लायर और कंज्यूमर की थिंकिंग और थॉट देखें तो दोनों की ही अलग अलग डायरेक्शन में, एक महंगे में बेचना चाहता है और एक महंगे में खरीदना चाहता है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो क्या है, प्राइस हमारा जो है वो P से P1 हुआ है। अब आप एक सिचुएशन देखना, अब आप नीचे का ग्राफ भूल जाओ, आपको सिर्फ ऊपर का ग्राफ देखना है। ठीक है, तो अब क्या है, प्राइस P से P1 हुआ है। जब प्राइस P से P1 हो जाएगा तो आप ये जो पोर्शन देख रहे हो ना, इतनी एक्सेस सप्लाई होगी। अब आप बोलोगे मैम एक्सेस सप्लाई क्यों होगी? अरे एक्सेस सप्लाई क्यों नहीं होगी, जब प्राइस बढ़ेगा तो जो हमारा जो सप्लायर है वो तो ज्यादा ही बेचना चाहेगा। वो तो यही चाहेगा कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा बेच सके मार्केट में। ठीक है, और अब क्या होगा, प्राइस तो बढ़ गया लेकिन डिमांड नहीं बढ़ेगी। ठीक है, प्राइस तो बढ़ गया लेकिन डिमांड नहीं बढ़ेगी। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, प्राइस बढ़ गया लेकिन डिमांड नहीं बढ़ी है, तो अब कर्व नीचे की तरफ मूव करेगा। अब आप बोलोगे मैम नीचे की तरफ क्यों मूव करेगा? अब मैं बताती हूँ क्यों मूव करेगा। जब आप इस पोर्शन में पहुंचोगे तो एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। एक्सेस सप्लाई का मतलब मार्केट में टमाटर बहुत हैं, ठीक है, लेकिन टमाटर खरीदने वाले नहीं हैं। ठीक है, मार्केट में टमाटर तो बहुत है लेकिन टमाटर खरीदने वाले नहीं है, और जब खरीदने वाले ही नहीं है तो दाम कम होंगे। जब दाम कम होंगे
तो हमारे डिमांड का जो तुम लोगों ने मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में पढ़ा होगा, एक्सटेंशन होगा। जब एक्सटेंशन होता है तो कर्व नीचे की तरफ मूव करता है। अगर नहीं पढ़ा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा डिमांड कर्व है, देख रहे होगे ये जा रहा है डी, ठीक है। अब जब ये नीचे की तरफ यहाँ पे मूव करेगा तो ये वापस ई पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब एक और चीज बताओ कि भाई तुम लोग ने पढ़ा होगा सप्लाई का कर्व जब ऊपर जाता है तो मतलब बढ़ रहा है, नीचे जाता है तो मतलब कम हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, टमाटर बहुत सारे हो गए हैं, उनके प्राइस क्या हो गए हैं, गिर चुके हैं। अब जब टमाटर के प्राइस गिर जाएंगे तो भाई सप्लाई भी गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि अब कम प्राइस पे तो कोई सप्लायर बेचना नहीं चाहता है ना, वो बात अलग है। टमाटो इज अ पेरिशेबल प्रोडक्ट है, तो वो तो उसको बेचना भी पड़ेगा सस्ते में। लेकिन अगर कोई और ऐसा गुड होता, ठीक है, जो पेरिशेबल ना होता, तो उसकी सप्लाई क्या करता, सप्लायर कम कर देता। तो जब सप्लायर सप्लाई कम करता तो ये कर्व भी नीचे की तरफ मूव करता और वापस आ जाता कहाँ, इक्विलिब्रियम पे। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे एक्सेस सप्लाई पे कर्व पहुंचा और वापस इक्विलिब्रियम पे आ गया। अब वैसे ही सिचुएशन रिवर्स में कहाँ पे है, यहाँ पे। जब हमारा प्राइस P से P2 हो जाएगा, तो जब हमारा प्राइस P से P2 हो गया तो डिमांड क्या हो गई, हमारी एक्सेस में हो गई। भाई प्राइस गिर गया, कंज्यूमर्स तोड़ तोड़ के खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में तो यही है कि जब प्राइस गिर जाता है तो हर कंज्यूमर उसी की तरफ भागता है, ठीक है, चाहे पसंद ना हो चीज, लेकिन खानी वही है क्योंकि अब प्राइस गिर चुका है, ठीक है। तो जब प्राइस गिर जाएगा तो एक्सेस डिमांड हो जाएगा। कितनी एक्सेस डिमांड है मार्केट में, भाई इतनी एक्सेस डिमांड है। अब आपको पता है जब एक्सेस डिमांड होता है, अब एक बात बताओ, मार्केट में प्याज की डिमांड बहुत है। आप कहोगे मैम प्याज टमाटर आप बहुत एग्जाम्पल देती हैं, ठीक है, तो मार्केट में क्या है, मार्केट में प्याज तो बहुत, प्याज की डिमांड बहुत है, सब खाना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में प्याज नहीं है। अभी वैसे भी नहीं है, अभी कहीं पता नहीं रिसेंटली कहीं बाढ़ आई है तो वहाँ से जो जितना भी अनियंस का फसल था वो सब खराब हो चुका है, तो प्राइस रिसेंटली भी उसके बढ़े ही हुए हैं, ठीक है। तो क्या है कि मार्केट में प्याज की डिमांड बहुत है लेकिन प्याज है नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा, धीमे धीमे प्राइस बढ़ने स्टार्ट होंगे। जब प्राइस बढ़ने स्टार्ट होंगे तो इसका उल्टा सप्लायर बड़े प्राइस पे अब और बेचना चाहेगा, तो सप्लाई का क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा, यहाँ पे वापस आ जाएगा। और आप लोग को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जब बढ़ जाता है प्राइस तो कंज्यूमर कुछ भी नहीं खरीदना चाहता है, क्योंकि कंज्यूमर्स चाहते हैं कि उनको नॉमिनल रेट पे कम मिले। आपके घर में होता होगा कि अगर कोई किसी भी चीज़ का मतलब प्राइस बढ़ जाता है तो मम्मी पापा बोलते हैं कि अरे अभी इतना ना खाओ, अभी थोड़ा कम खाओ, ठीक है, प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, बचा बचा के यूज़ करो। तो तब क्या होगा, डिमांड कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अब जब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये आप लोगों ने मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में पढ़ा होगा, जब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है तो डिमांड का कर्व जो होता है वो अपवर्ड मूव करता है। तो क्या होगा, डिमांड का कर्व अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने शायद आपको थोड़ा सा रिवर्स बता दिया क्योंकि मैंने ग्राफ देखा नहीं तो मैं भूल गई थी। ये आपका सप्लाई कर्व है, ये वैसे बात सेम ही है, ठीक है, आप इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से कान पकड़ो, बात एक ही है। यानी कि दोनों ही कर्व ऊपर की तरफ मूव करेंगे, चाहे वो डिमांड कर्व हो चाहे वो सप्लाई कर्व हो। डिमांड कर्व ऊपर की तरफ क्यों मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस डिमांड हो गई। जब एक्सेस डिमांड हो जाती है तो हमारा प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि डिमांड मार्केट में बहुत है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। डिमांड क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कम होगी। और वही बात करें हम सप्लाई की, तो यानी कि जब हमारा डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में लेकिन सप्लाई नहीं है तो प्राइस बढ़ जाएंगे। तब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, तो सप्लाई भी अपवर्ड मूव करेगा, तो हम लोग वापस से इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। मतलब आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक सिचुएशन में एक्सेस डिमांड पे गए, फिर एक्सेस सप्लाई पे गए और वापस ही इक्विलिब्रियम पे ही आ गए। एक बार आप लोग ये पूरा ग्राफ देख लो, ठीक है, फिर से समझा देती हूँ। प्राइस P पे था, P से P1 हुआ, प्राइस बढ़ गया, एक्सेस सप्लाई हुई। जब एक्सेस सप्लाई हो जाती है तो हमारा प्राइस कम हो जाता है, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी और डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। अब क्या है, प्राइस P से P2 हो गया यानी कि प्राइस कम हो गया। जब प्राइस कम हो जाएगा तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी, लोग बहुत ज्यादा ही खरीदना चाहेंगे। तो अब क्या हो गया, एक्सेस डिमांड हो गई। जब एक्सेस डिमांड होगी तो प्राइस हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई का कर्व अपवर्ड मूव करेगा और डिमांड का कर्व कॉन्ट्रैक्शन की तरफ मूव करेगा और वापस हम लोग इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। तो ये
इसके कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं, आगे आप लोग को चैप्टर में देखने को मिलेंगे, चेंजेस इन डिमांड्स, सप्लाईज के, इसके इफेक्ट्स, तो वो भी मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन आपके बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा टॉपिक नहीं आता है। जब आप मुझे एक बार सजेस्ट करोगे कि शिवानी मैम मुझे ये टॉपिक नहीं आता है, मुझे टॉपिक आता है, तो मैं उसी हिसाब से आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। तब तक आप रिवाइज करते रहो, और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।